पिछले लंबे समय से थार एक्सप्रेस बंद है और पाकिस्तान विस्थापितों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठती रही है। आज पाकिस्तान के बारे में हमेशा से कुछ न कुछ लिखते रहते हैं आज़ाद सिंह जी है, जो कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। प्रतिनिधिमंडल के साथ में हम लोग बातचीत करते हैं। आप तो हमेशा पाकिस्तान के बारे में, सिंध के बारे में कभी न कभी कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से किस तरीके का दुख दर्द है यहाँ के लोगों के लिए जब से ये थार एक्सप्रेस बंद हुई? देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि विभाजन से पहले थार और सिंध जो है वो एक ही था। हमारे आधे परिवार यहाँ रहे, आधे परिवार सिंध में रहे और हमारे बीच में रिश्तेदारियाँ, आना जाना, सगे संबंधी हमारे दोनों तरफ रहे हैं। विभाजन के बाद में ये हुआ कि हमारे कुछ परिवार वहाँ रह गए, इस थार के सभी हर जाति वर्ग के, जिसमें हर जाति वर्ग शामिल है, उसके परिवार आधे परिवार वहाँ रह गए और आधे परिवार यहाँ रह गए। आज भी चूँकि ब्याह शादियाँ करने के लिए, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए, 2 भाई उधर हैं, 2 भाई इधर हैं, माता पिता इधर हैं तो बच्चे उधर हैं, तो उनका आना जाना लगातार लगा रहता है। अब इसमें अड़चन ये आ रही है कि हमारी जो आज की जो केंद्र सरकार है, जिसने सीए के नाम पर और जिसके पीछे, जिस कानून को लाने के पीछे मकसद उनका इन आहत को राहत देने का नहीं बल्कि कुछ और था, उस सीए कानून के तहत भी इन्हें किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इनकी नागरिकता का जो है आज भी लंबे समय से अटकी हुई हैं और साथ ही साथ ये तो था ही था, इसके बावजूद अब ये हो रहा है कि इनके आने में जो वीज़ा संबंधी चीज़ें हैं उसमें भी हज़ार तरह की अड़चनें आ रही हैं, अड़चनें डाली जा रही हैं। पहले जब 2007 में यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय एक प्रावधान किया गया था, क्योंकि 1 महीने का जो या 40 दिन का जो टाइम है वो बहुत कम समय होता है। यहाँ आना, सगे संबंधियों से मिलना, रिश्तेदारियाँ करना, शादियाँ करना बहुत कम समय होता है। इसके लिए उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने उस समय को बढ़ा के 6 महीने किया था और 6 महीने की अवधि का जो है बढ़ाने का एप्लीकेशन जो आप लोकल एफआरओज़ को देते थे, और अभी किसी कारणों से और एमईए का और एफआरओ का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण से वो 6 महीने की जो उनकी वीज़ा अवधि बढ़ी है उसका कहीं ना कहीं डेटा वहाँ पर शेयर नहीं हुआ या उनके यहाँ संधारण नहीं हुआ। अब हो ये रहा है कि जब वो लोग वापस गए और दोबारा जब वो आने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है कि पिछली बार आप ज़रूरत से ज़्यादा रुके। देखिए, वीज़ा के बिना तो कोई भी क्यों रुकेगा, वीज़ा उनकी बढ़ी है तभी तो रुका, और उसके बावजूद तब अगर वीज़ा बढ़ी है और फिर उसके बाद में गया भी है वो, तो ये पूरा रिकॉर्ड तो हमारे पास है। अब जब वो आने की कोशिश कर रहे हैं तो 900 लोग, 1000 लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ा हमेशा के, जिनके पासपोर्ट जो है हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। वो अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल सकते, अपनी माताओं बहनों को नहीं देख सकते, अपने भाइयों को नहीं देख सकते, यहाँ आ नहीं सकते, अपने बच्चों की शादियाँ नहीं कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी करना सबसे बड़ी कितनी बड़ी विडम्बना है। शादियों की समस्या भी है, और इस बात को आप समझिए कि आज आपका भी भाई है, मेरा भी भाई है, हमारा भी परिवार है, कितना हमें अलग लगेगा कि अगर हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाएँ। लॉकडाउन के समय भी हम लोग जोधपुर से बाड़मेर नहीं जा पा रहे थे, इसका भी हमें कितना दर्द महसूस हो रहा था। तो आप ज़रा उस दर्द को समझिए कि जो यहाँ से उस तरफ है और एक दूसरे को देख नहीं सकता, एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, एक दूसरे से मिल नहीं सकता, तो ये बड़ा दर्द है जिसको आप अगर आप मानवीय दृष्टिकोण से समझेंगे तब इस दर्द को महसूस कर पाएंगे। इस दर्द को आप आंकड़ों में या किसी तरह के उसमें संधारण करके नहीं कर सकते। लेकिन सर, दूसरा, आने जाने का जो हमारा एक ही रास्ता था, बड़ी विडम्बना देखिए, पश्चिम बंगाल में कोई बंगाली रह रहा है तो बांग्लादेश में दूसरे बंगाली से मिल सकता है, वहाँ बस सेवा है। पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब से हमारे हिंदुस्तान का पंजाबी कोई मिलना चाहता है तो उसके लिए ट्रेन सेवा, बस सेवा है। पर अगर हमारा थार का कोई व्यक्ति सिंध के किसी व्यक्ति से मिलना चाहता है तो इसका एकमात्र जरिया जो हमारा यहाँ थार एक्सप्रेस थी वो बंद कर दी गई है, साथ साथ दूसरी अड़चनें लगा दी गई। तो ये किसी भी तरह से सुरक्षा के दृष्टि के आधार पर या किसी तरह के तरीके पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है। और राजनीति कारण, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि केंद्र सरकार के नक्शे पे ये बाड़मेर, जैसलमेर, मारवाड़ के लोग हैं ही नहीं, और उनकी नज़र में भी नहीं है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और क्योंकि इतने बड़े भूभाग में सिर्फ इतने बड़े भूभाग में एकमात्र सांसद की सीट है, एक सीट के लिए जो है वो इतना कुछ प्रयास नहीं करना चाहते। जबकि मेरा ये मानना है कि इसे सीट के हिसाब से ना तोलें, इसे हमारे जो बंटवारे का जो दर्द है उस दर्द को समझें और उस मानवीय दृष्टिकोण पे हम दोनों को, हम सिंध के और थार के लोगों को मिलने दिया जाए। सरकार तो, मोदी सरकार तो तमाम दावे करती है कि अल्पसंख्यकों के लिए इस सरकार ने जो किया वो पिछले 70 साल की सरकारों ने नहीं किया। सीए कानून से लेकर तमाम तरीके से। मैं किसी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस जाति धर्म वर्ग के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो दोनों तरफ रह रहा है। उसमें भील भी है, राजपूत भी है, उसमें चारण भी है, उसमें मेघवाल भी है, उसमें मुसलमान भी है और अन्य जातियाँ भी हैं, खत्री भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। मैं सभी की बात कर रहा हूँ जिनको आने के लिए सीए नाम से कानून बनाया गया था और उस कानून का कितना प्रचार किया गया, उस कानून के नाम पर न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छातियाँ ठोकी गई, पर जबकि उस कानून के तहत इन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। इसीलिए सबसे पहले थार एक्सप्रेस में आने वाले आप लोगों की अगर लिस्ट निकलवाएंगे उसमें, तो उसमें हिंदू भी उतना ही है या हिंदू संख्या में ज़्यादा होगा,
मुस्लिम से भी ज़्यादा संख्या हिंदू की संख्या उसमें होगी, और हिंदू में हर तरह का, हर वर्ग, हर तबका उसमें शामिल होगा। इसलिए थार एक्सप्रेस को आप किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखें कि इससे हिंदू आ रहा है या मुसलमान आ रहा है। और जो ये थार और सिंध है, इसमें भी कोई न तो सिर्फ हिंदू रह रहा है, न मुसलमान रह रहा है, ऐसा भी नहीं है। आप तो जानते हैं, थार को तो आप जानते ही हैं, सिंध को नहीं जानते हो, थार को तो आप समझते हैं अच्छी तरह। इसी तरह का भूभाग वहाँ है, इसी तरह के लोग वहाँ पर हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, जिनको आना जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान का बाकी का वर्ग एक दूसरे से आ जा सकता है, मिल सकता है, तो हम जो थार के लोग हैं वो सिंध के लोगों से क्यों नहीं मिल सकते। ये थे आज़ाद सिंह जी, जिनका सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला है कि सरकार जितने भी दावे कर रही है उसकी हकीकत कुछ और है। पाकिस्तानी विस्थापितों की समस्याएं जस की तस है और उसी को लेकर आज आवाज़ बुलंद की है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।